स्वागत है आपका हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट सेकंड लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे हमारे स्थल मंडल के बारे में और क्रस्ट के बारे में। और पिछली क्लास जिन क्वेश्चन आंसर्स पे ख़त्म हुई थी, ये क्लास उनके जस्ट बाद के क्वेश्चन आंसर्स पे से शुरू हुई है। तो बस सुनते जाइए और लर्न करते जाइए। पृथ्वी की आकृति, तो हम यूजुअली बहुत लोग मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका जो शेप है वो परफेक्ट सर्कल में है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी पृथ्वी इक्वेटर पे थोड़े से बल्ज में है, हल्का सा उभार है वहाँ पे, जिस वजह से हमारी अर्थ का शेप परफेक्ट सर्कल नहीं है, थोड़ा सा जियोड है। ठीक, तो उसे हम जियोड बुलाते हैं, गोलाब। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे ज्योग्राफी का होता है कि हमारे जो क्लाइमेट होते हैं वो कैसे हमारे पृथ्वी पे चेंज होते हैं। हमारी पृथ्वी की रोटेशन स्पीड की वजह से ही हमारे डे और नाइट इवेंट होते हैं। इन्हीं स्पीड के डिफरेंसेस की वजह से हमारे अर्थ पे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। और इस रोटेशन स्पीड में डिफरेंसेस कब आते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आगे की क्लास में करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये नक्षत्र दिवस क्या होता है। इसे हम बोलते हैं साइड रियल डे। साइड रियल डे होता है जब हमारी पृथ्वी एक कंप्लीट रोटेशन लगाती है और वो स्टार्स उसी जगह पे पाए जाते हैं जहां वो रोटेशन शुरू करने के समय थे, यानी कि वो एक परफेक्ट रोटेशन करती है हमारे स्टार्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम अपने सन के अकॉर्डिंग एक रोटेशन करते हैं जिससे हमारे दिन और रात होती है, उसे हम 24 आवर्स के लिए विभाजित करते हैं सन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, सन को सेंटर में रख के। उसी तरह जब स्टार्स को देखने की बारी आती है कि कौन स्टार कहाँ पे था, तो स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे कॉन्स्टेलेशंस हैं जिन्हें हम ठीक से देख पाते हैं, मैपिंग कर पाते हैं, उनके हिसाब से हमारे परफेक्ट रोटेशन को हम साइड रियल डे यानी कि नक्षत्र दिवस कहते हैं। नक्षत्र दिवस का मान 23 घंटे 26 मिनट और 0.099 सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है, ये सबको पता है। बसंत विषुव की घटना। बसंत विषुव क्या होता है? बसंत विषुव को इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स की घटना 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। जब सूर्य हमारे इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है तो हमारे दिन और रात लगभग बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जैसे 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ऑलमोस्ट परफेक्ट होता है। इसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स है और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ऑटम इक्विनॉक्स है। ऑटम इक्विनॉक्स की घटना वहाँ होती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात समान हो जाते हैं 12-12 घंटे के लिए, उसे हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या को ही होती है। सूर्य ग्रहण की घटना में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब हमारा सन पूरी तरह से ढक जाता है सूर्य ग्रहण के समय, तो वो जो एक पतली सी उसकी आउटर लेयर दिखती है, शाइन करती है मून के ऊपर से, वो उसकी कोरोना लेयर होती है। और पिछले क्लास में हमने कोरोना लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो पार्ट ऑफ सबसे आउटर पार्ट होती हैं सन के लेयर्स की, कोरोना लेयर्स होती हैं वो। एक जो फैक्ट है वो ये है कि एक वर्ष में कम से कम 2 या सबसे अधिक में सिर्फ 7 बार ही ग्रहण लग सकते हैं। चंद्र ग्रहण की घटना। अब चंद्र ग्रहण की घटना में क्या होता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। नहीं घबराइए मत, ये तो बस मजाक में है, ऐसा होता नहीं है। ये यूजुअली लड़के आंसर लगा के आते हैं कंफ्यूजन में, तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ ठीक से देख लीजिए। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड वो होते हैं जो वेस्ट की तरफ से इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं हमारे अर्थ की मैपिंग के लिए, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ, ये लैटिट्यूड्स हैं।
और लैटिट्यूड लाइंस टोटल 180 हैं और प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। जो 0 डिग्री पे हमारी लैटिट्यूड लाइन है उसको हम इक्वेटर कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी लैटिट्यूड को हम मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। इसे और आसानी से समझे तो ये देशांतर को हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो हमारे नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाती हैं। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी होती है उसे हम गोर नाम से जानते हैं और हमारे प्लैनेट को वर्टिकली इक्वली पार्ट में बांटती हैं। और इसमें जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है उसे हम ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन भी मानते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी की मानक समय रेखा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि स्थल मंडल के बारे में, हमारी क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और रॉक्स फॉर्मेशंस के बारे में कि प्रीमोर्डियल रॉक्स कौन सी हैं और अब क्या हाल है मॉडर्नाइजेशन में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम पहले क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद आता है मेंटल और उसके बाद फाइनली सेंटर आता है हमारा जो कि है कोर। ठीक, इन 3 परतों में हमारी पृथ्वी विभाजित है। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, जो कि है 46.8%। और हमारी क्रस्ट की जो रचना है वो मैक्सिमम है सियाल से बनी हुई। और सियाल किस चीज़ से बने होते हैं, तो ये एल्युमिनियम और सिलिका के मिक्सचर होते हैं। और उसके बाद हमारा मेंटल जो आता है जस्ट हमारे क्रस्ट के बाद, उसमें जो सबसे फर्स्ट मटेरियल्स हमें मिलते हैं वो है मैग्नीशियम और सिलिकॉन। संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जो कि है लगभग 35%। और पृथ्वी पर 70.2% भाग में जलमंडल है तथा 29.8% भाग में स्थलमंडल है। आइए बात करते हैं पृथ्वी की कुछ प्रमुख चट्टानों के बारे में और जानते हैं कि हम कैसे इन चट्टानों के रूपांतरण रूप को इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। नंबर 1 पे है शैल चट्टान, जिसका इस्तेमाल स्लेट के तौर पे किया जाता है। स्लेट एक प्रकार का कायांतरित पत्थर है जो लाल आसमानी रंगों में देखा जा सकता है। ये एक महीन दानेदार वाली मेटामॉर्फिक चट्टान होती है जो निम्न श्रेणी के क्षेत्रीय मेटामॉर्फिज्म द्वारा बनाई जाती है। स्लेट का उपयोग विभिन्न स्थानों पर होता है, जैसे कि छत में जब हम अपनी रूफिंग कराते हैं तो वहाँ भी स्लेट का इस्तेमाल होता है। फ्लोरिंग में जैसे कि फर्श बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी स्लेट का ही उपयोग होता है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी चूना पत्थर और चूना पत्थर से बनता है हमारा संगमरमर। ये एक प्रमुख शिल्प सामग्री है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कि मूर्तिकला, भव्य इमारतों की अंदरूनी और बाहरी सजावट और अन्य विशेष डिजाइन और निर्माण कामों में। तीसरे नंबर पे आता है हमारा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर एक तलछटी चट्टान है जो मुख्य रूप से रेत के आकार के खनिज कणों या चट्टान के टुकड़ों से बनती है। ये एक सामान्य प्रकार की चट्टान है जो दुनिया भर में पाई जाती है। और बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप है क्वार्ट्जाइट। इसका उपयोग बिल्डिंग और रेलवे ट्रैक्स के निर्माण में भी होता है। क्वार्ट्जाइट को आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में भी शामिल किया जाता है। ये बिल्डिंग्स के डिज़ाइन में उपयोग किया जाता है और उन्हें अधिक मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके बाद आता है हमारा ग्रेनाइट पत्थर। ग्रेनाइट एक आग्नेय पत्थर है जो बहुत कठोर होता है। यह लाल, गुलाबी, काला, सफ़ेद रंगों में देखा जा सकता है। ग्रेनाइट का रंग उसमें पाए जाने वाले खनिज तत्वों पर निर्भर करता है। इसका उपयोग पुल, रोड और अन्य कंस्ट्रक्शन कामों में होता है। ग्रेनाइट का जो रूपांतरित रूप है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है नीस। नीस पत्थर जैसलमेर, राजस्थान में हाथ की कला के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग नक्काशी वाले कपोला, खंबे, बालकनी और जाली के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल होता है। घरों और होटलों में खंभों, बालकनी और जियोमेट्री पैटर्न को बनाने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल है। इसे जीवाश्म यानी कि फॉसिल पत्थर भी कहते हैं, जिसमें प्राचीन समुद्री जानवरों के अवशेष जमा हैं और यह दूध को दही में बदल सकता है। इसके बाद बात करते हैं बेसाल्ट की। बेसाल्ट एक प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान है जो पिघले हुए लावा के जमने से बनती है। ये एक आग्नेय चट्टान है, अर्थात इसका निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने से हुआ है। बेसाल्ट पृथ्वी पर सबसे आम चट्टानों में से एक है और यह दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर जमीन और समुद्र तल के नीचे पाई जाती है।
बेसाल्ट का जो रूपांतरित रूप है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट एक बारीक रूपांतरित चट्टान है जो मुख्य रूप से हॉर्नब्लेड और प्लेजिओक्लेस चट्टान को मिलाकर बनती है। आइए बात करते हैं विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे आता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है। ये विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है, जिसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है और ये दक्षिण अमेरिकी देश में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पर आता है ओजोस डेल सलांडो। ओजोस डेल सलांडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद बात होती है एटना ज्वालामुखी की। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित और सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी विशाल उपस्थिति, अद्वितीय परिदृश्य और लगातार विस्फोटों के साथ माउंट एटना ने सदियों से लोगों का ध्यान और कल्पना को आकर्षित किया है। यह न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि इसका भूवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। और इसी के साथ हम अपनी इस सेकंड पार्ट को देते हैं विराम। और अगेन, इफ यू आर स्टिल हियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, because you might have learned something valuable. Well, that is it for today, and I'll see you guys in the next one.